जय हिंद। ऋग वैदिक एज और लेटर वैदिक एज के बारे में बातचीत इन डिटेल हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में ये जो ऋग वैदिक एज है और ये जो लेटर वैदिक एज है, इनको समराइज कर देते हैं, इनको कंक्लूड कर देते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग वैदिक एज और लेटर वैदिक एज के कंपैरिजन के बारे में, और ये कंपैरिजन मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, हम बात करेंगे कुछ अदर की कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो ऋग वैदिक एज है और ये जो लेटर वैदिक एज है, इन दोनों के कंपैरिजन को देख लेते हैं। और ये जो कंपैरिजन है, ये मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो ऋग वैदिक एज लगभग 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में देखने को मिलती है। लेटर वैदिक एज की अगर बात करें तो लेटर वैदिक एज लगभग 1000 बीसी से लेके 500 बीसी के बीच में देखने को मिलती है। ये जो ऋग वैदिक एज है, ये देखने को मिलती है ईस्टर्न अफगानिस्तान में, ये देखने को मिलती है पंजाब में, ये देखने को मिलती है वेस्टर्न यूपी में। ये जो लेटर वैदिक एज है, ये देखने को मिलती है कुरु पांचाल रीजन में। बेसिकली ये जो लेटर वैदिक एज है, ये देखने को मिलती है इंडो गंजेटिक डिवाइड में, और ये देखने को मिलती है अपर गंगा वैली वाले रीजन में। दो चीजें, ऋग वैदिक एज लगभग 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में देखने को मिलती है। लेटर वैदिक एज लगभग 1000 बीसी से लेके 500 बीसी के बीच में देखने को मिलती है। ऋग वैदिक एज जो है वो देखने को मिलती है ईस्टर्न अफगानिस्तान में, वो देखने को मिलती है पंजाब में, वो देखने को मिलती है वेस्टर्न यूपी में। लेटर वैदिक एज जो है वो देखने को मिलती है कुरु पांचाल रीजन में, बेसिकली इंडो गंजेटिक डिवाइड में और अपर गंगा वैली वाले रीजन में है। पॉलिटिकल स्फीयर की अगर बात करें तो ऋग वैदिक एज के अंदर जो चीफ हुआ करता था उसे राजन बुलाया जाता था या उसे गौपति बुलाया जाता था। और ये जो चीफ का ऑफिस होता था ये हेरिडेटरी नहीं होता था। ये जो चीफ होता था इसको क्लेन के मेंबर्स में से ही इलेक्ट किया जाता था, और इलेक्ट करती थी एक असेंबली जिसको समिति बुलाया जाता था। इस ऋग वैदिक एज के दौरान जो वॉर्स हुआ करते थे वो होते थे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ काउज, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कैटल। अच्छा, किन दो ग्रुप्स के बीच में ये वॉर्स देखने को मिलते थे? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये जो ऋग वैदिक एज है ये जन की एज थी, क्लैन की एज थी, विश की एज थी। ये जो ऋग वैदिक एज है इसमें असेंबलीज बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, जैसे सभा होती थी, समिति होती थी, विधता होती थी। इस ऋग वैदिक एज में टैक्सेशन का सिस्टम देखने को नहीं मिलता था, रेवेन्यू कलेक्शन का कोई भी सिस्टम देखने को नहीं मिलता था। इकोनॉमी चलती कैसे थी? इकोनॉमी चलती थी वॉलेंट्री ऑफरिंग्स के थ्रू, जिनको क्या बुलाया जाता था? जिनको बाली बुलाया जाता था। बात करें लेटर वैदिक एज के बारे में तो लेटर वैदिक एज में किंग का इमर्जेंस देखने को मिलेगा और हेरिडेटरी किंगशिप का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। अब इलेक्शंस नहीं होंगे। अब ये जो किंग का ऑफिस है, या ये कहें कि जो चीफ का ऑफिस है, वो अब हेरिडेटरी हो गया है। ये जो लेटर वैदिक एज है इसमें डिवाइन मोनार्की का भी इमर्जेंस देखने को मिलेगा। जो राजा है उसको भगवान के साथ में, देवताओं के साथ में कंपेयर किया जाएगा। इस लेटर वैदिक एज में जो वॉर्स होंगे वो काउस के लिए नहीं होंगे, वो कैटल के लिए नहीं होंगे, वो टेरिटरीज के लिए होंगे। इनफैक्ट ये जो टर्म है राष्ट्र, ये टर्म राष्ट्र सबसे पहली बार इसी लेटर वैदिक एज में अपीयर होगा। ये जो लेटर वैदिक एज है ये है जनपद्स की एज, बेसिकली कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर किंगडम्स की एज है। इस लेटर वैदिक एज में जो ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी, जैसे सभा समिति, उनका रेलेवेंस खत्म हो जाएगा और विधता तो पूरे तरीके से डिसअपियर ही हो जाएगी। इमरजेंस होगा ब्यूरोक्रेसी का, इमरजेंस होगा ऑफिसर्स का, ट्राइबल असेंबलीज खत्म हो जाएंगी और किसका डोमिनेंस देखने को मिलेगा? ब्यूरोक्रेसी का डोमिनेंस देखने को मिलेगा। और ये क्या दिखाता है कि ऋग वैदिक एज में जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट देखने को मिलता था, वो डेमोक्रेटिक एलिमेंट इस लेटर वैदिक एज में अपने डिक्लाइन पे होगा, खत्म होने की तरफ होगा। इस लेटर वैदिक एज में प्रॉपर टैक्सेशन का सिस्टम डेवलप हो जाएगा, और बाली जो कि कल तक वॉलेंट्री ऑफरिंग्स हुआ करती थी अब वो मैंडेटरी हो जाएंगी।
इन सभी चेंजेस के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। सोशल स्फीयर की अगर बात करें तो ये जो ऋग वैदिक एज है, इसमें जो सोसाइटी हुआ करती थी वो सिंपल हुआ करती थी, वो इगैलिटेरियन हुआ करती थी और पास्टल सोसाइटी हुआ करती थी। ये जो ऋग वैदिक एज की सोसाइटी है ये कास्ट लाइंस पे डिवाइडेड नहीं होती थी। ऑक्यूपेशन जो है वो बर्थ के ऊपर बेस्ड नहीं होता था। सोशल मोबिलिटी जो है वो हाई होती थी। अगर आप अपना ऑक्यूपेशन बदलोगे, अगर आपको किसी बेहतर ऑक्यूपेशन की जानकारी है, तो सोशल मोबिलिटी जो है वो इतनी आई है कि आराम से आप ऊपर की तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो लेटर वैदिक एज है इसमें रिजिड क्लास का डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगा। वर्ना सिस्टम इमर्ज हो जाएगा जो कि बात करेगा 4 स्ट्रेटिफिकेशंस के बारे में। ऑक्यूपेशन जो है वो बेस्ड ऑन बर्थ हो जाएगा और सोशल मोबिलिटी जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। मतलब रिजिडिटीज देखने को मिलेंगी इस लेटर वैदिक एज के दौरान। ऋग वैदिक एज के दौरान विमेन्स को इक्वल राइट्स हुआ करते थे। विमेन्स जो है वो असेंबलीज को अटेंड कर सकती थी। विमेन्स जो है वो एजुकेशन को रिसीव करती थी। ऋग वैदिक एज के दौरान सती के इंस्टेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं, चाइल्ड मैरिज के इंस्टेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं और विडो रीमैरिज देखने को मिलती थी ऋग वैदिक एज के दौरान। लेकिन लेटर वैदिक एज के दौरान जो विमेन का स्टेटस है वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो जाएगा। विमेन्स को सबऑर्डिनेट बना दिया जाएगा। विमेन्स को असेंबली की जो एक्सेस हुआ करती थी वो खत्म कर दी जाएगी और बड़ा ही लिमिटेड विमेन्स को थोड़ा बहुत एजुकेशन दी जाती थी, वो भी कभी कभार इंस्टेंसेस देखने को मिलते थे। सब विमेन्स को एजुकेशन नहीं मिलती थी। ये जो लेटर वैदिक एज है इसमें सती के इंस्टेंसेस भी देखने को मिलते हैं और चाइल्ड मैरिज के भी इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं और विडो रीमैरिज जो कि कल तक अलाउड थी, जो कि देखने को मिलती थी, अब वो अलाउड नहीं होगी। विडो रीमैरिज इस लेटर वैदिक एज में देखने को नहीं मिलेगी। इकोनॉमिक स्फीयर की अगर बात करें तो ये जो ऋग वैदिक एज है यहां पे पास्टल सोसाइटी देखने को मिलती थी। ऐसी सोसाइटी जो कि लाइव स्टॉक के इर्द गिर्द घूमती थी। बार्ले या फिर युवा इज द ओनली ग्रेन मेंशन्ड, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। वेल्थ का चीफ मेजर के तौर पे कैटल को देखा जाता था। जिसके पास में जितनी ज्यादा कैटल उसको उतना अमीर कंसिडर किया जाता था और जो वेल्दी मैन होते थे उनको क्या बुलाया जाता था, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं था ऋग वैदिक एज के दौरान। ये जो ऋग वैदिक एज है इसमें कॉपर को यूज किया जाता था, ब्रॉन्ज को यूज किया जाता था और कॉपर और ब्रॉन्ज को क्या बुलाया जाता था, आयाज बुलाया जाता था। ये जो ऋग वैदिक एज के लोग हैं इनको आयरन की कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन लेटर वैदिक एज के दौरान ये जो सोसाइटी है ये पास्टल सोसाइटी से कन्वर्ट हो जाएगी और अब एग्रीकल्चर जो है वो चीफ ऑक्यूपेशन बन जाएगा। राइस देखने को मिलेगा, वीट देखने को मिलेगा, बार्ले देखने को मिलेगा। राइस, वीट, बार्ले ये मेजर क्रॉप्स थे। इनके अलावा और बहुत सारे क्रॉप्स का भी कल्टीवेशन किया जाएगा। राइस को क्या बुलाया जाता था, विरही बुलाया जाता था और वीट को क्या बुलाया जाता था, गोधूम बुलाया जाता था। होपफुली आपको याद होगा। ये जो लेटर वैदिक एज है इस लेटर वैदिक एज में लैंड became the important measure of wealth. ऋग वैदिक एज में कैटल was the chief measure of wealth, लेकिन अब लैंड became the important measure of wealth. एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुआ कि लेटर वैदिक एज में आयरन का यूज देखने को मिलेगा और आयरन को क्या बुलाया जाएगा, कृष्ण आयाज बुलाया जाएगा या श्याम आयाज बुलाया जाएगा। ये जो लेटर वैदिक कल्चर है इसको आयरन फेज कल्चर भी बुलाया जाता है या इसको पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेवियर आयरन फेज कल्चर भी बुलाया जाता है। होपफुली ये चीजें आपको याद होंगी, कल ही हमने पढ़ा इसके बारे में। रिलीजियस स्फीयर की अगर बात करें तो ये जो ऋग वैदिक एज है इसमें ना तो टेम्पल्स देखने को मिलते हैं ना आइडल वर्शिप देखने को मिलती है। हाँ, ये जो ऋग वैदिक एज के लोग हैं ये नेचर को वर्शिप किया करते थे, नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप किया करते थे। कुछ प्राइमरी डीटीज, कुछ प्राइमरी भगवान होते थे इनके, जैसे इंद्र सबसे बड़े भगवान होते थे, दूसरे नंबर पे अग्नि होते थे, फिर वरुण होते थे, सोम ये भी अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट भगवान हुआ करते थे। जो रिचुअल्स हुआ करते थे, जो सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे वो रेलेवेंट नहीं होते थे, ना के बराबर देखने को मिलते थे। लेकिन लेटर वैदिक एज के दौरान आइडोलेट्री भी देखने को मिलेगी, आइडल वर्शिप भी देखने को मिलेगी और टेम्पल वर्शिप भी देखने को मिलेगी।
पहले इंद्र इंपॉर्टेंट होते थे, अग्नि इंपॉर्टेंट होते थे, अब उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी और नए भगवान खड़े होंगे। प्रजापति द क्रिएटर सबसे सुप्रीम गॉड हो जाएंगे, विष्णु उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, उनको प्रोटेक्टर ऑफ पीपल के तौर पर देखा जाएगा, और रुद्र जो कि ऋग्वेदिक एज के दौरान उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, अब वो भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये जो लेटर वैदिक एज है, इस एज में कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस देखने को मिलेगा। इस लेटर वैदिक एज में खूब सारे रिचुअल्स देखने को मिलेंगे। ये जो रिलीजियस स्फीयर में हुआ, इसके बारे में भी पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा था। होपफुली ये सारी चीजें आपको याद होंगी। देखो ये रिवीजन है, कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन मैं पढ़ा इसलिए भी रहा हूं बिकॉज जो सारी चीजें हमने अलग अलग पढ़ी हैं वो एक जगह पे कंपाइल्ड हैं, एक जगह पे आप कंपेयर करके देख सकते हो, और अगर कभी लिखने को आ जाए तो बहुत इजीली लिख सकते हो। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, कुछ की कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं इस वैदिक एज के दौरान। जैसे गोत्र की बात की गई है। गोत्र की बात कहां पे की गई है? अथर्ववेद में की गई है। गोत्र की बात कहां पे की गई है? अथर्ववेद में की गई है। फिर एक पुरुष सूक्ता, पुरुष सूक्ता इसके बारे में कई बार हमने पढ़ लिया है। पुरुष सूक्ता में बात की गई है वर्ण सिस्टम के बारे में। ये जो पुरुष सूक्ता है ये कहां पे देखने को मिलता है? ये ऋग्वेद के 10th मंडल में देखने को मिलता है। पहले 3 आश्रम्स की बातचीत कहां पे की गई है? छंदोग्य उपनिषद में की गई है। पहले 3 आश्रम्स कौन कौन से हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पहली बार चारों आश्रम्स का रेफरेंस कहां पे देखने को मिलता है? ज्वाला उपनिषद में देखने को मिलता है। संसार, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इस संसार की बात, इस ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात कहां पे की गई है? बृहदनायक उपनिषद में की गई है। बृहदनायक उपनिषद में की गई है। सभा एंड सम्मिति को एज ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति कहां पे बुलाया गया है? अथर्व उपनिषद में बुलाया गया है। सभा और समिति को प्रजापति की ट्विन डॉटर्स कहां पे बुलाया गया है? अथर्व उपनिषद में बुलाया गया है। सत्यमेव जयते, ये शब्द पहली बार कहां पे देखने को मिलता है? मंडूक्य उपनिषद में देखने को मिलता है। डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति ये सबसे पहली बार कहां पे देखने को मिलता है? मैत्रेयी उपनिषद में देखने को मिलता है। मेंशन ऑफ ग्रेट फ्लड्स, फ्लड्स का मेंशन कहां पे देखने को मिलता है? सतपथ ब्राह्मणा में देखने को मिलता है। क्षत्रिय जो हैं उनका प्रेसिडेंस है ओवर ब्राह्मण्स, ये बड़ा रेयर देखने को मिलता है, और कहां पे देखने को मिलता है? ऐतर्य ब्राह्मणा में देखने को मिलता है। वेस्टर्न और ईस्टर्न सीज का मेंशन कहां पे देखने को मिलता है? सतपथ ब्राह्मणा में देखने को मिलता है। और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बातचीत कहां पे की गई है? ऋग्वेद के 10th मंडल में की गई है। देखो इनमें से पूछा तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन एक तो पुरुष सूक्ता, इसको याद रखना, ये तो याद हो ही गया होगा, ऋग्वेद के 10th मंडल में बात की गई है। पहले 3 आश्रम्स का रेफरेंस कहां पे देखने को मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। पहली बार चारों आश्रम्स का रेफरेंस कहां पे देखने को मिलता है? ज्वाला उपनिषद में देखने को मिलता है। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बातचीत कहां की गई है? बृहदनायक उपनिषद में की गई है। सभा समिति को प्रजापति के ट्विन डॉटर्स के तौर पे कहां दिखाया गया है? अथर्व उपनिषद में दिखाया गया है। सत्यमेव जयते, ये जो शब्द हैं ये सबसे पहली बार कहां पे देखने को मिलते हैं? मंडूक्य उपनिषद में देखने को मिलता है। डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति ये कहां पे मेंशन किया गया है? मैत्रेयी उपनिषद में किया गया है। क्षत्रियों का प्रेसिडेंस ओवर ब्राह्मण्स ये कहां पे देखने को मिलता है? ऐतर्य ब्राह्मण में देखने को मिलता है, ब्राह्मणा में देखने को मिलता है। और यूनिवर्स के ओरिजिन की बातचीत कहां पे की गई है? ऋग्वेद के 10th मंडल में की गई है। तो ये जो सोर्सेज हैं इनको भी बेसिक तौर पर दिमाग में रखना। अच्छा, कुछ अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये जो अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आप आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो इसके बारे में ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है, बिकॉज यहाँ पे ज्यादातर बातचीत की गई है लैंग्वेजेस के बारे में, और लैंग्वेजेस का पूरा चैप्टर हमने आर्ट एंड कल्चर में कवर कर लिया है। लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, जो कली एज है, 4 एजेस के बारे में हमने बात की थी, उनमें से लास्ट वाली कौन सी थी? कली एज। ये कली एज कब शुरू हुई? ये शुरू हुई आफ्टर द डे लॉर्ड कृष्णा डाइड। जिस दिन भगवान कृष्ण की डेथ हुई उससे अगले दिन से कली एज की शुरुआत हो गई, और ये लगभग महाभारत वॉर के 20 साल के आगे की बात है। जो क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज है उसके जो रूल्स हैं वो कहां पे लिखे हुए हैं? वो पनिनी की किताब अष्टधाई में लिखे हुए हैं। कई बार इसके बारे में हमने आर्ट एंड कल्चर वाले सेशंस में पढ़ा हुआ है। पतंजलि की किताब है महाभाष्य,
पतंजलि की ये जो महाभाष्य, ये भी संस्कृत ग्रामर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। एक किताब है तोल्कापियम। ये जो तोल्कापियम है, इट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल ग्रामर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तोल्कापियम इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल ग्रामर। प्रोनाउंसिएशन देख लेना, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से, अगर कोई उस साइट से हो तो उसको पता होगा। तोल्कापियम इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल ग्रामर। अच्छा, द्रविडियन लैंग्वेजेस में से सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है? तमिल लैंग्वेज है। पाली और प्राकृत की जो हम बात करते हैं, ये दोनों ही लैंग्वेजेस इंडो ईरानियन ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करते हैं। और जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्राकृत ग्रामर है, उसको क्या बोला जाता है? उसको प्राकृत प्रक्ष बुलाया जाता है। और ये जो प्राकृत प्रक्ष है, इसको वारारुचि ने लिखा है। किसने लिखा है? वारारुचि ने लिखा है। मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि आर्ट एंड कल्चर के जो लेक्चर्स हैं, वहां पे हमने लैंग्वेज वाला जो चैप्टर है उसको देख लो। ये सारी चीजें आपको रट जाएंगी, याद हो जाएंगी। बाकी ब्रीफली अगर देखना है तो यहाँ पे देख लिया है। और इसके साथ ये जो चैप्टर है वैदिक एज, इसकी बातचीत खत्म हो गई। यहाँ पे इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।